अगर फ्लैट रेट में दे दे सरकार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार 75 किलोवाट तक के लोगों को नहीं देने को तैयार है या सरकार ये कह रही है कि फ्लैट रेट हम राजी ही नहीं है, तो हमारा वही सरकार से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि साहब हमारा खत्म कर दीजिए। हम लोग बड़े बुनकर हैं, हमारे पास ज्यादा पावर लूम या जो कुछ भी है हम अपना पेमेंट कर सकते हैं, तो कम से कम 5 किलोवाट तक वालों को फ्लैट रेट रहने दीजिए। स्वागत है आपका हमारे यहाँ संदेश में। आप देख सकते हैं कि चर्चा में बने रहने वाले पूर्व चेयरमैन और वर्तमान पत्रकार अर्शद जमाल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और इनसे आजकल सोशल मीडिया पर लगातार इनके विरुद्ध लगभग सभी दल के ज्यादातर नेता लोग और बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं जो इनके विरुद्ध अपनी आईडी को छुपाते हुए यानी अपनी असली पहचान को छुपाते हुए फेक आईडी बना करके इनका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध की कड़ी में अभी तक जहां तक हमें मालूम है कि अर्शद जमाल साहब ने कभी किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी यहाँ पड़ी कि आज आखिर आपने एक अपने विरोधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया, जबकि लोग जानते हैं कि आपका काफी ज्यादा बड़ा विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन एक छोटे से विरोध पर आपको एफआईआर दर्ज कराना पड़ा। नहीं, मैंने किसी के नाम से एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। मैंने जो अननोन एफआईआर दर्ज कराई है और ये पुलिस का काम है कि पता लगावे कि वो कौन लोग हैं। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं और पॉलिटिकल आदमी का काम ये नहीं है कि कोई अगर उसके खिलाफ बोलता है तो वो एफआईआर करावे। मैंने पूरी लाइफ में आज तक रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने किसी के खिलाफ जाती तौर से एक लाइन लिख के नहीं दिया। पहली मरतबा मैं कोतवाली में गया था अपने किसी काम से लेकर, मैं गया तो फर्स्ट मेरा हाथ कांप रहा था कि मैं कौन सा अपराध करने जा रहा हूँ, आप हैरत करेंगे। लेकिन मैंने दिया और आप एसएसआई से पूछिएगा तो मैंने उनसे कहा बल्कि कि ये मैं कागज आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मंशा ये नहीं कि वो कोई बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अब मामला चूंकि इस अफवाहबाजी में यहाँ तक पहुँच गया है कि अब लोग मेरे नाम की आईडी बनाकर चलाने लगे हैं। तो आप बताओ कि आपको कोई गाली दे, बुरा भला कहे, आपको मुकदमा करे, केस करे तो सब चलेगा, लेकिन मेरे नाम से कोई आप फर्जी आईडी बनाकर और अपनी बात मेरे नाम से आप उगलवाना चाहोगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये फुर्जरी है। 420 है आईटी एक्ट में भी इसमें मुकदमा बनेगा, इसमें तो बहुत सारी धाराएं बनेगी। मेरा मतलब ये है कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उन लोगों को ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा काम मैं मानता हूं कि और कोई नहीं है। आप जैसे एक ही आदमी कई आईडी चला रहे हैं। मैंने जो एफआईआर दर्ज कराई है या जो आवेदन दिया है कोतवाली में, उसमें हमने दिया है कि डॉक्टर मार्च के नाम एक आईडी चलती है, ये वही आदमी चलाता है। उबैदा हारिस राजपूत के नाम एक आईडी चलती है, वो भी वही आदमी चलाता है। शहवेज खां के नाम एक आईडी है, वही आदमी चलाता है। एक उसमें अहमद मुख्तार के नाम भी नई आईडी आ गई है और ये सब चारों की चारों आईडी फर्जी है। और ये चारों आईडी कोई एक आदमी चला रहा है, चाहे एक ग्रुप चला रहा है, चाहे एक आदमी के इशारे पे चल रही, क्योंकि कंटेंट जितने भी हैं वो सब चारों के चारों एक हैं। और ये मैंने बहुत पता किया है और वो नाम भी साफ आएगा कि कौन लोग इस काम को कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये काम को कर रहे हैं उनकी जब आईडी खंगाली जाएगी, जैसे आप क्या समझते हैं कि आप अगर कोई एक आईडी चला रहे हैं फिर उसको बंद करके दूसरी आईडी चलाने लगेंगे, नाम बदल देंगे, तो आपका सारा खत्म हो जाएगा। नहीं, आईपी एड्रेस जो होता है वो अपनी जगह मौजूद होता है। तो मैं देखता हूं कि जब मैं डॉक्टर मार्स की आईडी खोलता हूं, आप भी खोल के देख लीजिए, जब डॉक्टर मार्स की आईडी को हम खोलते हैं तो उबादा हारिस राजपूत की आईडी खुलती है। उबादा हारिस राजपूत की अगर आईडी खोलते हैं तो फिर आपके डॉक्टर मार्स की आईडी खुलती है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एक ही आदमी का बनाया हुआ है। हाँ, तो अब बाकी ये आईडी, जैसे ही मैंने कल एक वीडियो बनाई तो वो आईडी फट से गायब कर दी है और उसकी डॉक्टर मार्स की भी आईडी गायब हो गई। अच्छा, 2 आईडी हटा दिया, 2 आईडी हटा दी गई। अभी ये शहवेज खां वाली आईडी अभी भी चल रही है जी। तो ये शहवेज खां कौन है? 2 आईडी तो बंद हो गई चूंकि उनमें लिंक आने लगा था कि ये कौन उबादा है जो ये सब खुराफात कर रहा है। तो अब जो उबादा, एक उबादा के नाम से एक और उबादा हारिस के नाम से एक आईडी और चल रही, उर्दू में लिखा हुआ है। तो अब उबादा हारिस कौन है? तो उसको उबादा हारिस तो एक आदमी है जिसको हम लोग जानते हैं। तो क्या ये जो असल उबादा हारिस है यही उबादा हारिस राजपूत, डॉक्टर मार्स और ये सारे नाम के आगे उसी का ये षड्यंत्र है? तो वो किसके साथ रहता है? तो वो आदमी कौन है? तो वो आदमी
जिस आदमी के साथ रहता है, जिस आदमी के इशारे पे काम करता है, वो मुझे पता है, समय आने पे वो नाम भी बता देंगे। आपका जो अभी सारी बातें आपने बताया, यही सारी बातें आपने अपने एक वीडियो में बताया था कि फेक आईडी से चल रहा, आपने FIR दर्ज कराया था, तो आपने उसमें एक जिक्र किया था कि अरशद जमाल, तैयबपाल की इन दोनों का विरोधी है और तीसरा चेहरा है मोमिन चेयरमैनी के लिए। लोग कहते हैं कि मोमिन दोनों के अलावा तीसरा चेहरा चाहिए, तो आपका इशारा किधर की तरफ है, किसकी तरफ आपका इशारा? देखिए, आप ये फैक्ट है, आप मैसेजेस देखिए जो मैंने नाम बताई उस आईडी में जाइए और मैसेजेस देखिए। एक बात खास तरीके से बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि तीसरा विकल्प चाहिए, तीसरा, तो तीसरे विकल्प तो किसको आपत्ति होती है? चौथा, पांचवा, दसवां सब आवे। राजनीति में तो सबको आजादी है। तीसरे विकल्प के रूप में आप किसको देख रहे हैं? मैं किसको देखता हूँ? मैं तो 10 विकल्प देखता हूँ। 10 लोग आएंगे लड़ने के लिए चुनाव, उनसे पूछना कि तीसरा विकल्प कौन है। मेरा कहना यह है कि वो जो तीसरा विकल्प है वही बॉस है। तो तीसरे विकल्प में वो किसकी बात कर रहे हैं, इसका जवाब ये जो आईडी चलाने वाले लोग हैं, चाहे उबादा हारिस राजपूत हो, चाहे डॉक्टर मार्क्स हो, चाहे अहमद मुख्तार हो, या इस नजरिए के जितने भी लोग हैं, वो बताएंगे कि ये पर्दे के पीछे कौन है जो बॉस बन के अपने चेलों के जरिए फर्जी आईडी चलवाता है। अब जैसा कि मालूम है सभी को कि NRC CA के बवाल से पहले मऊ के जो जनप्रतिनिधि थे सभी के यहाँ चूड़ियां भेजी गई थी, तो कहीं चूड़ियां भिजवाने वाला इकाई हाथ तो इसमें भी नहीं है। देखिए, ये सारी चीजों को जांच की जरूरत है, लेकिन ये जो आदमी खुराफात कर रहा है या करा रहा है, चूड़ियां भेजने में भी उसी आदमी का हाथ था, ये तो पक्का मुझे शुबा है। इस बात का मुझे शक है। कह सकते हैं कि वो जब खुलना शुरू होगा तो प्याज के छिलके की तरह सब अब इसमें जब पुलिस कार्रवाई करेगी, जब सरकार की साइबर सेल इसमें हाथ डालेगी, तो सारे लोगों की आईडी जब खंगालेगी, तो उसमें जो IP एड्रेस है, तो जब IP एड्रेस तक पहुंचेंगे वो लोग, तब इसमें ये सब राज खुलेगा कि कौन लोग हैं जो फर्जी आईडी चलाते हैं। आप मुझको बताइए क्या फर्जी आईडी अलाउ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे तो सरकार जांच करके और जितने भी फर्जी आईडी चलाने वाले हैं सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को भ्रमित करने की कार्रवाई चाहिए, IT एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, जो सख्त से सख्त कानूनी सजा हो, ताकि सरकार के लिए भी आसानी हो। भाई, मैंने तो फेसबुक से भी मांग की है, ट्विटर से भी मांग करता हूँ, इंस्टाग्राम से भी मैं मांग करता हूँ कि आप विदाउट अनवेरिफाइड विदाउट एनी आईडी, किसी भी आईडी के बगैर आप किसी को उस पर ही मत करिए। जैसे वेरीफाइड अकाउंट अलग होता है, जैसे मैंने अपने अरशद जमाल के नाम को वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, तो उसमें हमसे सारी चीजें मांगी गई, आधार से लेकर सारी चीजें हमसे मांगी गई। तो मैं कह रहा हूं कि आप हमसे सारी चीजें जब मांग रहे हो, तो आप उसी तरह से जितने भी लोगों के आप अकाउंट बनाते हो, उन सारे अकाउंट में आप वेरिफिकेशन करो। ये तो जो कंपनियां ये काम कर रही है, चाहे फेसबुक वाले हो, चाहे व्हाट्सएप वाले हो, चाहे जो भी हो, मैं कह रहा हूँ फर्जी का क्या काम भाई? जो जिसको जो बात कहनी है उसको आजादी है। ये सेकुलर मुल्क है, जमहूरी निजाम है, लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन अपनी बात आप अपने नाम से कहिए ना, दूसरे के मुंह से आप अपनी बात करें। अच्छा, एक सवाल और है। जैसा जानते हैं कि मऊ में छोटे से छोटे नेताओं का भी स्टेटमेंट लेकर के मीडिया वाले चला रहे हैं, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, छोटे नेताओं का बड़े अखबारों में प्रकाशित हो रहा है समाचार, लेकिन पत्रकारों ने ऐसा क्या है कि आपका बहिष्कार किया हुआ है, आपका समाचार नहीं चलाते, आपको अपने सत्ता समाचार चलाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो खुद पत्रकार बन गए हैं, इससे आपका वो नेता वाली जो छवि है वो प्रभावित हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है ना। मेरी पत्रकारों से मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी खबरें भी लोग छापते हैं, मेरी खबरें चलाते भी हैं, और मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि किसी को कोई मेरे चैनल चलाने से किसी को कोई जेलसी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अभी तो कल मुझसे बहुत सारे लोग मिले थे, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया कि चलिए पत्रकारों की बिरादरी में आप भी शामिल हो गए। तो मैं पत्रकारों की बिरादरी में आज नहीं शामिल हुआ, मैं तो पिछले 20 सालों से आप बात करेंगे तो पत्रकारों के साथ उठना बैठना, लिखना, खबरें देना, उनको उनसे खबरें मालूम करना, तो ये मेरा शौक रहा है। तो पत्रकारिता तो मेरा शौक है बचपन से। तो मैं उस शौक की पूर्ति के लिए अब मैंने क्या किया कि अपना विधवन एक पोर्टल लॉन्च कर दिया आपकी बात से। और आपकी बात की शुरुआत मैंने बहुत सारे मकसद से नहीं की है। मैं तो एक तरह से आप मान के इसको चलिए कि ये बुनकरों का चैनल है। ये चैनल आप मान के चलिए कि बुनकरों का चैनल है, जो माइनॉरिटीज में जो पसमानदा तबका है, जो पिछड़े लोग हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। आप देख रहे होंगे मैं जितना इंटरव्यू लेता हूँ उसमें ज्यादातर आपको वही लोग मिले, कोई वकील हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, कोई पढ़ के कामयाब हुआ, तो मैं उनका इंटरव्यू लेके बताता हूँ कि भाई इस तबके में बहुत तालीमी पसमानदगी है, बहुत माशी पसमानदगी है,
तो मैं इनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके अंदर जो कामयाब होता है उसको ले आता हूँ बीच में, लोगों के बीच में पेश करता हूँ। आपको क्या लगता है, मतलब कि सिर्फ बुनकर के ही वोट से आप चेयरमैन बनते हैं तो उन्हीं का उद्धार करना है, या कि बाकी जो अदर लोग हैं उनके लिए भी आपके लिए कुछ स्कीम है, या आप उनके लिए भी अपने आपकी बात से कुछ कहेंगे, करना चाहेंगे? कभी मेरी बात से किसी का विरोध आपने देखा? लेकिन मैं जिस कौम से ताल्लुक रखता हूँ, जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं उसके लिए काम करूँ, उसकी आवाज उठाऊं, उसके साथ कहीं जुल्म हो रहा हो तो बोले, उसके साथ उसके हुकूक को दिलवाने के लिए जो जरूरत पड़े उसके लिए हम 4 कदम चलें। जो अपनी कौम का नहीं होगा वो दुनिया में किसी का नहीं होगा यार। मैं अपने देश की बातें ना करूं, पाकिस्तान की बात करूं तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। पहले मेरे लिए मेरा देश अजीज है, वैसे ही मेरे लिए पहले मेरी कौम अजीज है, मेरी बिरादरी अजीज है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं कभी भी ना मैंने बिरादरी बात कभी किया है। आप देखिए मेरे हिस्ट्री को देख लीजिए 20 साल 30 साल की कि मैंने ना कभी कम्युनल बात की है, ना कभी बिरादरी बात किया है, ना बरेली अरहदी हनफी शिया सुन्नी की कभी मैंने बात नहीं की है। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा जो खस्ता हालत है वो इन्हीं लोगों की है जो बुनकर तबका है। एक बुनकर परिवार आपको मैं बता दूं कि अपने लूम पर 5 लोग 6 लोग मिलकर चलाते हैं तो 3000-4000 रुपए के महीने में काम करते हैं। तो आप जरा छोड़िए कि 4000 रुपया अगर 6 लोग मिलकर कमाते हैं तो एक आदमी ने कितना कमाया महीने में? 500-600 रुपया ज्यादा नहीं आएगा। इस फैक्ट को मैं दुनिया के सामने ले आना चाहता हूं कि लोग जाने कि बुनकर कितना कोई भी बुनकर जो 1 रूम 2 रूम चलाता है, आप जाके घर में पता कर लीजिए, उसी कापी पर खर्च लिखा होगा और अपने गृहस्था के बाद खर्च ले वो खा रहा होगा। एक शादी पड़ जाती है 20-25 हजार रुपया खर्चा है, उसको खर्च लेना है। अगर उसकी छत टपक रही है, अगर उसकी मरम्मत कराना है तो उसको कर्ज लेना। तो अगर हम बुनकरों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बुनकर नहीं है हम उनके विरोधी हैं, लेकिन हम बुनकरों को आईना दिखाना चाहते हैं। जैसे एडवोकेट साहब का मैंने एक दिन इंटरव्यू चलाया जी, वो इसलिए चलाया कि मैं बताना चाहता हूं कि आप बुनकर हो, अपने आबाई पेशे को कर रहे हो, पैदा हुए तो आपने ये देखा और जब आपने जो देखा वही काम सीख लिया आपने। लेकिन आप इसे के बंधे मत रहो। इश्तियाक एडवोकेट साहब मऊ के सबसे बड़े वकील हैं, 50 सालों से वकालत कर रहे हैं। मैंने बच्चे जो ITI जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन लोगों ने DM क्वालिफाई किया, जो बच्चे अभी दूसरे एग्जामिनेशन में कामयाबी हासिल करते हैं तो हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, जनता के सामने पेश करते हैं ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। हम बताते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी ना पढ़े लिखे। अगर वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है तो भी अगर उनका इरादा मजबूत हो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब कुछ दिन पहले भी हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें हमने बताया था कि माला आपके लिए फांसी का फंदा बन गया है, लेकिन फंदे को बड़ी खूबसूरती से चुनते हुए आपने उसको फंदे को फिर से माला बना दिया और बुनकरों की समस्या हल हुई। सरकार ने जुलाई तक का पैसा जमा करना शुरू कर दिया। अब जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अब लयानी चर्चा थी, मैं क्या बताऊं। मैं तो जब 2006 में पासबुक बनवा के ले आया तो भी मान लोग जलसा कर करके माइक लगा के बोल रहे थे कि सब फर्जी है, इधर धोखे मत पड़िए। कितनी जगहों पर तो मेरा कैंप लगा के हम लोग पासबुक बनाते थे, जब तो कैंप हटा दिया मैं उठा के फेंक दी गई, सब फर्जी है। सालों तक रहा। तो मैं फिर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप यहाँ आ रहे हैं, आपका कार्यक्रम लगा, साहब यहाँ पासबुक भी कुछ लोगों को दे दीजिए। तो 10 पासबुक मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से यहाँ लोगों को दी ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। यहाँ कमिश्नर साहब को खीरबाग में बुलवाया, DM साहब को बुलवाया, उनके हाथ से पासबुक दिलवाया तो भी लोग कहीं फर्जी है। तो अब जहालत का देखिए कोई इलाज नहीं है और आम आदमी उसका कसूरवार भी नहीं है। आम आदमी बहुत मासूम है। जो नेता है ना ये गड़बड़ करते हैं। 2006 में भी एक नेताजी थे बुनकरों के, उन्होंने गुमराही फैलाई थी। और इस वक्त भी जब मैंने बताया कि कैबिनेट ने प्रस्ताव चला गया है, आज पास हो जाएगा, पास हो गया तो मैंने बता दिया कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया। फिर उसके बाद ये होगा कि कल शासन तय होगा तो कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव सब फर्जी है। फिर मैंने शाम तक कोशिश करके कैबिनेट का प्रस्ताव भी मंगा दिया। तो ये सब कुछ जब हो गया तब भी कह रहे फर्जी, दूसरे दिन शासन निर्देश जाएगा तो कह रहे नहीं सब गलत बात है। तो अब जमा होने लगा है तो आप वो लोग चुप हो गए, अब क्या बात करेंगे। अच्छा, तो मालाओं की चर्चा अगर किया जाए, माला तो कोई हमने किसी से कहा नहीं कि अब हम क्या माला पहनाओ। आप अपने में ऐसा गुण पैदा करो कि आपको लोग माला पहनाओ। आप एक माला कोई आपको पहना दे, जो लोग एतराज कर रहे हैं उनको कभी किसी कोई क्यों माला पहनाता। जब बार बार हम को क्यों लोग माला पहनाते हैं, मिर्जापुरा चौक, सदर चौक, तो क्या मैं मैनेज करता हूँ, आप भी कर लीजिए। आप मैनेज करके तो एक जगह माला पहन लीजिए कम से कम। जो विरोध करते हैं हमारा, आप खुद कुछ करोगे नहीं, 2 कदम जनता के लिए चलोगे नहीं, आपके पास नॉलेज किसी प्रकार का है नहीं, जानकारी आप हासिल करना चाहोगे नहीं, यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली आप दौड़ोगे नहीं। और जो दौड़ेगा करके आएगा तो जनता तो सब जानती है ना, तो जनता उसका क्या इनाम है, उसका इनाम ये कि टमाला पहना थी। तो अगर किसी ने टमाला पहना दिया तो आपको लगता है कि आग लग जाती है। अब
अगली माला के लिए आपने कुछ बड़ा प्लान किया है? कब अगली बार आपको किस मुद्दे पर माला पहनाया जाए? मैं फहद साहब, मैं इसी की नींद सोता हूँ कि क्या समस्याएं आ गई, उन समस्याओं का निदान क्या है। अगला क्या? मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं हवाई कभी नहीं उड़ता। बुनकरों की पासबुक का जब मसला आया तो इसमें हमारा व्यू, अब कुछ लोगों का अलग व्यू हो गया। हमारा ये कहना है कि पहले सरकार जितना आपको दे रही है पहले वो लीजिए। तो अगर सरकार के उस देने से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप धरना प्रदर्शन करिए। सरकार ने कहा कि जुलाई तक का पहले पैसा हम लोगों की मांग थी और इस पर 2 घंटा बहस चली कि जुलाई तक का पहले पासबुक पे जमा कराया जाए। उतने जुलाई तक के पैसा जमा कराने के लिए भाई 430 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ा है। 430 करोड़ रुपया जाते कितना होता है? पूरे मऊ का पैसा मिला देंगे तो 430 करोड़ रुपया शायद ना हो। जितने सेठ है कुल की रुपया मिला दीजिएगा तो 430 करोड़ नहीं पहुंचेगा। और 430 करोड़ रुपया सरकार से लेना था उस 7 महीने का जो बढ़ाया गया था, तो ये लोग चाह रहे हैं कि बटन दबाया हो जाए। सरकार ने वो 430 करोड़ रुपया दे दिया तो कह रहे हमको कह रहे हैं कि सरकार का एजेंट है। भैया मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, सरकार का एजेंट हो जाऊंगा? मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ, हम फैक्ट बात करते हैं। हमारा मानना यह है कि सरकार से उलझने के बजाय सरकार को अपना दर्द हम सुनाएं, बुनकरों की पीड़ा को समझाएं। सरकार ने अगर आधी बात आपकी मान ली है तो ये सरकार पूरी बात भी आपकी मान सकती है। सरकार के संकट को भी समझना चाहिए। सरकार का ये कहना है कि अनलिमिटेड कोई चीज कैसे दी जा सकती है। आप मेरी बात को समझिए कि अगर फ्लैट रेट कर दिया तो अनलिमिटेड नहीं दी जा सकती कि आप जितना चाहो खर्च करो, कहीं सीमा निर्धारित कर दिया। सरकार का ये कहना है। तो सरकार ने जब ये कह दिया था कि जब तक के जुलाई तक का पैसा जमा करिए और अगस्त से पैसा जो पासबुक का जमा करना होगा उसमें हम आप लोगों को बुलाकर बुनकरों की राय लेंगे और बुनकरों की सहमति के बाद ही कोई नया शासनादेश जारी करेंगे। और जब तक बुनकरों और सरकार के बीच में बात तय नहीं हो जाती है तब तक आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है। तो मैं कह रहा हूं कि सरकार की किसी बात को हम मानेंगे ही नहीं तो किसकी बात नहीं मानेंगे। अजी सरकार चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे कम्युनिस्ट की हो, लेकिन सरकार की बात पे भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ, अब सरकार हमसे बात न करे या जब हमसे बात करे और बात में हमारी बात न माने, मैं भी चाहता हूं कि फ्लैट रेट हो जाए। आप समझिए, फ्लैट रेट में बहुत आसानी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर 150 किलोवाट तक के जो बहुत बड़े गिरफ्ता हैं वहां तक का सरकार ने खत्म करके 75 किलोवाट कर दिया तो 75 किलोवाट तक के लोगों को फ्लैट रेट दीजिए। लेकिन यहीं पे मैं आके ठहरता हूं कि सरकार लेकिन अगर फ्लैट रेट देने को तैयार ही ना हो तो कम से कम 5 किलो तक के जो गरीब बुनकर हैं उनको तो फ्लैट रेट दे दो यार। वो बेचारा गरीब कितना चोरी करेगा? एक गरीब बुनकर चोरी भी छोटी करेगा। हाँ भाई, उसके लेकिन जो बड़ा है वो बड़ी चोरी करेगा। सही बात है। तो आपको अगर दुरुस्त करना है सिस्टम को तो अपने जो विभागीय सिस्टम है उसको दुरुस्त करिए। तो ये बात हम लोग चाहते थे कि सरकार इस पे बात कर ले। अगर 75 किलोवाट तक के लोगों को अगर फ्लैट रेट में दे दे सरकार तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार 75 किलोवाट तक के लोगों को नहीं देने को तैयार है या सरकार ये कह रही है कि फ्लैट रेट हम राजी ही नहीं है तो हमारा वही सरकार से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि साहब हमारा खत्म कर दीजिए। हम लोग बड़े बुनकर हैं, हमारे पास ज्यादा पावर लूम या जो कुछ भी है हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम 5 किलोवाट तक वालों को फ्लैट रेट रहने दीजिए और जो 5 किलो के ऊपर वाले जो बुनकर हैं उनको आप जो है सब्सिडी दीजिए। सब्सिडी जो आप देने की बात कर रहे हैं, सरकार ने 3.5 रुपये सब्सिडी देने की बात कही है। जो अब शासनादेश जारी है, जो दिसंबर 4 को जो जारी हुआ था उसमें 3.5 रुपये 240 यूनिट प्रति किलोवाट सरकार ने कहा है। हमारा कहना यह है कि उसको और बढ़ा दीजिए, आप 240 यूनिट आप हमको फ्री दे दीजिए। उससे ज्यादा जो हमारा खर्चा होता है उसका आप हमसे पैसा ले लीजिए, मगर वो 3.5 रुपया 4 रुपया 5 रुपया का लफड़ा मत करिए। आप सरकार कह रही है कि 1 किलोवाट पर 240 यूनिट का महीने में अगर 12-14 घंटे लूम चलेगा तो खर्च होगा। ठीक है, हम भी मान लेते हैं उसको, हालांकि उससे ज्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर 240 यूनिट खर्च होता है तो 240 यूनिट हमको फ्री दे दीजिए 1 किलोवाट में। उससे अधिक जो आपका खर्च होगा उसका हम भुगतान करेंगे। जैसा अभी निजीकरण का जो मामला चल रहा था बिजली विभाग के, उसके बाद से जब बिजली विभाग की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने उनको 3 महीने की मोहलत दिया और कहा कि रिकवरी आपका क्या हमें दिखाइए तो हम आपको रिलीफ देंगे, प्राइवेट नहीं किया जाएगा। अब वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए
बुनकरों के ऊपर, खास करके बुनकरों को कह सकते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, लगातार वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लाइटें काटी जा रही है। यहाँ तक कि वसूली में इतना ज्यादा लोग बिजी हो गए हैं कि पूरा पूरा दिन लाइट कट जा रही है, बुनकर लूम नहीं चला पा रहा है, दुकानें नहीं खुल पा रही, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वसूली के लिए पूरा दबाव बना हुआ है। ट्रांसफार्मर जल जा रहा है तो 15 दिन 20 दिन तक आ नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है, सभी लोग शांत हैं। लगातार जिनके यहाँ टीम पहुंच रही है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जा रहा है, उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है, और कोई ऐसी सूरत निकले कि जिस तरीके से इनको भी तकलीफ ना हो, बिजली विभाग का भी वसूली का काम हो जाए, और जिनका लोड ज्यादा हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनको भी सुविधा मिल जाए। क्या इसके लिए देखिए, फ्लैट रेट के पासबुक के जो फ्लैट रेट की बात के अलावा तो फ्लैट रेट में तो कहीं कोई कनेक्शन काटने की ऐसी कोई मुझे खबर नहीं, कुछ एक आध वाकया हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन जनरल ये खबर पूरी यूपी में नहीं है कि फ्लैट रेट जिनका है उनका कनेक्शन काटा है। फर्जी कनेक्शन बिजली विभाग वाले चेक कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि फर्जी कनेक्शन तो चेक करना ही चाहिए। इसकी मुहिम तो मोहल्ले वालों को भी चलाना चाहिए। आप ये बताइए, क्या इस चीज को आप मानते हैं कि बिजली विभाग जितने कनेक्शन को फर्जी बता के कनेक्शन काट रहा है और उनके विरुद्ध FIR, क्या सभी इलीगली कनेक्शन काट रहा है या सब लीगल कर रहा है? वो देखिए, किसी का भी अगर कनेक्शन हो सही वैध और अगर बिजली विभाग काट रहा है तो बताइए, हम लोग चल के बात करेंगे, लेकिन फर्जी कनेक्शन चलाना तो बंद करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी समस्या फहद भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बिजली का रेट पता कर लीजिए, कहीं भी 5 रुपए 6 रुपए से ज्यादा रेट नहीं है, और हमारे वहाँ कमर्शियल का रेट शुरू होता है 6 रुपए से। हमारे पास सुन लीजिए पूरी आपके सब समझ नहीं, इसको सुन लीजिए, कमर्शियल और जनरल जो है। नहीं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली यूपी में है जी। अगर सारे टैक्सेस को हम जोड़ देते हैं तो 11 रुपए से कम हमारा रेट नहीं पड़ता है जी। कहीं कहीं कभी कभी तो कम लोड अगर आपका है, LME 2 में अगर आपका कनेक्शन है, LME 1 में अगर आपका है तो आपका 14 रुपए तक चला जाता है, लेकिन 10 रुपए 10.5 रुपए से रेट कहीं कम जा रहा है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में सारे टैक्सेस को लेकर 6 रुपए से ज्यादा कहीं रेट नहीं जाता। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार बिजली का रेट क्यों इतना महंगा रखा है? सरकार बिजली का रेट कम नहीं कर रही है। सरकार बिजली का रेट कम कर दे तो जो चोरियां हो रही हैं वो अपने आप बंद होंगी। अपने सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करोगे, इल्जाम सब जनता पे दोगे, जो आपकी चोरी विभाग के लोग करेंगे उस चोरी को सारा आप जनता पे ला रहे हो, तो गलत बात है ना। जनता को बेईमान कौन बनाता है? सबको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। हम आपको 2-3 केस बता रहे हैं जो आप फौरन समझ जाएंगे। मिर्जा हादीपुरा चौराहे पर जहाँ फल बिकता है उसके ठीक सामने लेफ्ट साइड में दुकानें हैं, नीचे और ऊपर बिरयानी की दुकान थी। ठीक है, बिरयानी की दुकान में ऑलरेडी एक दुकान में 1 किलोवाट का कनेक्शन था कमर्शियल, एक दुकान में 2 किलोवाट का था। दोनों दुकानों में यूज क्या था? एक में एक पंखा था, एक फ्रिज थी और एक बल्ब था, और दूसरे में 2 पंखा था, 2-3 LED लाइट थी और फ्रिज थी, 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में। उसके बाद वहां पर बिजली विभाग के कुछ पहुंचे, जेई वगैरह, वहाँ बिरयानी वगैरह खाए, आपसे जो भी बात हुआ उन लोगों का जो भी कहा सुनी हुई, उसके बाद मामला बात हुआ, उन्होंने FIR दर्ज करा दिया। बाईपास चोरी देखा कि जबकि उनका मीटर भी लगा हुआ है, कनेक्शन भी वैध है, सभी कुछ है, यहाँ तक कि ये तो गलत है ना। यहाँ तक ताजा मामला कि उनकी बिल भी 0 है, 1 पैसा ड्यूज भी नहीं उनका है, लेकिन उसके बाद में उनकी RC कर गई है, अमीन दरवाजे पे दौड़ रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? और जिस तरीके की जगह बहुत ये चीज हमारे सामने आ गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो सामने नहीं आ पाती हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? भाई देखिए, आपने खुद बताया ना कि कहाँ सुनी, जब कहाँ सुनी हुई तो रिएक्शन में किया, जो गलत है नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह कोई मामला है तो उनको बताइए, उनसे बात की जाएगी, जो अधिकारी थे उनसे भी बात की जाएगी, बड़े अधिकारी से भी जरूर उनकी बात की जाएगी। अगर ये तो गलत है, ये गलत को तो गलत ही नहीं कहा जाएगा। अच्छा, आप सबसे खास सवाल जनता जानना चाहती है कि आप भविष्य में अगर चेयरमैन बन गए तो पत्रकारिता छोड़ देंगे? अब मेरी पत्रकारिता के चक्कर में क्यों पड़े? मैं पत्रकारिता तो कर नहीं रहा, मैं पत्रकार तो हूं नहीं। जनता की बात को रखना आपका काम है। अब पत्रकारिता जो लोग करते हैं, जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में ईमानदारी बरतना कम कर दिया, तो हम जैसे लोगों को उस मैदान में उतर के अपनी बात को कहने के लिए प्लेटफॉर्म लाग करना पड़ा। ले दे के यही मामला है। आप बताइए कि आप TV चैनल देखते हैं, अखबार देखते हैं, कितनी सही खबरें छापी जाती हैं। जो सरकार के प्रो खबरें हैं वो छपती हैं, जो सरकार के खिलाफ खबरें हैं वो नहीं छपती हैं। बिहार का चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए वही क्या हालात है। टीवी पे देखिए तो अलग खबर है। सरकार के खिलाफ आपका भी तो कोई समाचार नहीं है, क्या मतलब? आप जैसे बता रहे सरकार की प्रो खबरें जो छपती हैं सरकार के मुखालिफ नहीं होती हैं, तो आपकी भी तो कोई सरकार के मुखालिफ नहीं है। मुझे तो जो गलत बात है सरकार के खिलाफ, अभी सवाल पूछिए, बोलता हूं मैं। सबसे भ्रष्ट सरकार है ये।
सबसे भ्रष्ट है। तभी बेकार की सरकार यूपी में जो इस वक्त चल रही है कभी नहीं आई थी। जाइए ना, रोज तो धरना परेशान हो रहा है। आज भी वहाँ मैं गया, कलेक्ट्रेट में 4 लोग बैठे हुए थे, 4 तरह के धरने अलग चल रहे थे। इन्होंने कुछ भी किसी भी फील्ड में किया नहीं ना। एक साहब है, बड़े साहब, उनको झूठ बोलने की फुर्सत है नहीं, बड़ी बड़ी भाषा देते हैं, जमीन पे देखिए देखो काम नहीं है। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, इनका भी वही हाल है। कौन तो भाई, गरीबों के लिए तो आपने कोई काम किया नहीं। तरह तरह की योजनाओं का ऐलान होता है, अमल कुछ नहीं होता। स्वास्थ्य कार्ड अगर आपका बना हो तो जाइए जरा कहीं इलाज करा लीजिए तो जानो। हेल्थ कार्ड का इतना मामला है ना, जाइए जरा तो कहीं इलाज करा लीजिए जानो। इसके लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया? क्यों उठाते हैं, हमेशा लगातार उठाते रहे, कभी नहीं चुप बैठे। देखिए, मेरा सिर्फ इतना है कि सरकार जो गलत करेगी, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि आवाज उठावे, लेकिन मैं उसमें का नेता नहीं हूं कि सरकार अगर कोई सही भी काम करे तो भी डंडा लेकर खड़ा हो। सरकार जो सही काम करती है तो मैं उसको सही कहने की भी हिम्मत रखता हूं। ये हिम्मत किसी नेता में हो तो बतावे, चाहे किसी की सरकार हो। बीजेपी की सरकार की अगर अच्छा काम कोई करती है तो मैं उसमें दाद देता हूं। मैंने डंके की चोट पे कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन की योजना चलाई थी, मैं उनके साथ उसमें चलने के लिए तैयार हूं। खड़ा बेहतरीन योजना, आज तक किसी भी सरकार ने सफाई को एजेंडा नहीं बनाया। वो योजना कितनी सफल हुई, कितनी फ्लॉप हुई, उसमें कितना धन घोटाला हो रहा है, अरबों खरबों का उसमें गड़बड़ी हो रही है, उस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन कम से कम उन्होंने एजेंडा बनाया, बात करते हैं, कुछ झाड़ू उठाई ताकि लोग भी उठावे, लोगों में जागरूकता पैदा हो। उस योजना कितना लाभ मिला, इस पर अगर आप आएंगे फिर दूसरी बात हो जाएगी, फिर सरकार विरोधी हो जाएगा मामला। लेकिन सरकार ने जो एजेंडा उठाया वो सही था, उसको ईमानदारी से उठाना चाहिए, बेईमानी से नहीं उठाना चाहिए। अभी जो मामला चल रहा है एनआरसी सीए वगैरह का, तमाम तरह तरह की कार्रवाइयां की जा रही, जेल में बंद लोगों के ऊपर रासुका वगैरह लगाया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, जो रासुका लगा सरासर गलत है। वो लोग तो, उनकी मौजूदगी कहीं मौके पे साबित नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं साबित है। लेकिन ये जो वो अपना काम कर रहे हैं, अब बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो घटना तो हुई थी, घटना में जो दोषी हैं उनको पुलिस को चाहिए कि उनको तलाश करें। लेकिन बेकसूर लोगों को आप पकड़ पकड़ के मुल्जिम बना देंगे, ये ठीक नहीं है। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। घटना में आपका नाम शामिल है, तमाम कई मुकदमा आपके ऊपर भी है इसी से संबंधित, मौके पर आप मौजूद भी थे, लेकिन नहीं, मैं अपने मौजूद नहीं था। मुझको डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने फोन करके बुलाया तो मैं आ गया। तो क्या मतलब, वो क्या लगता है कि डीएम साहब और कप्तान साहब की साजिश रहेगी आपको मुकदमा करने की, आपको मौके पे बुला के, क्या लगता है? अब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ तो ये क्या होगा, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। आप ही मुझको बुलाए हैं और आपके साथ मैंने पुलिस से ज्यादा आगे बढ़कर बवाल को रोकने का प्रयास किया, फिर मुझको क्यों मुल्जिम बनाया गया? ये एक वीडियो ईटा चल रहा है और आप पब्लिक की तरफ गए, लोगों को शांत करा, ये वीडियो भी है। तो वीडियो कुछ है तो मुकदमा क्यों कायम किया? इसका जवाब है किसी के पास? ये जवाब मुझसे आपको पूछ रहे हैं, ये जाके एसपी से पूछिए, आप ये डीएम साहब से पूछिए कि आपके सामने ही अरशद जमाल बचा रहे थे, आपने ही फोन करके बुलाया था, तो आखिर अरशद जमाल पे मुकदमा क्यों कायम हुआ? इसका जवाब पूछा आपने? यही सब पत्रकारों में बेईमानी है। किसी पत्रकार ने पूछा हो तो बता दीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूछा हो तो बता दीजिए। तो आपने भी नहीं, आप जब घटना हुई आपने पूछा, सवाल तो जब घटना हुई थी तो आप तो घटना के चश्मदीद हैं, आप मौके पे थे, आप आज कह भी रहे हैं कि आप तो बचाने में थे। तो जब मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया तो आपने डीएम एसपी सवाल किया? हम समाचार के माध्यम से सभी से सवाल करते हैं और जवाब का भी इंतजार। नहीं, आपने उनके रोज उनके पत्रकार वार्ता में आप जाते हैं, बैठते हैं, कभी आपने पूछा डीएम से? पिछले नहीं पूछे क्या? देखिए, मैं पिछले की बात, मैं मेरे लिए पद मानी रखता है, नहीं, पद तो अगला विषय में कुछ नहीं जानता। मेरे लिए चाहे वो हो चाहे हम सब देख जाते हैं, मेरे लिए ये वो तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, पद पे बात होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो घटना के तो 6 महीने के बाद में उनका ट्रांसफर हुआ है। 6 महीने के अंदर आपने पूछा कभी? हम लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, तो इसलिए सवाल जवाब करने की बात ही नहीं की। हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, कुछ नहीं था। आपने वो दलाल चापलूस किस्म के लोग पसंद थे, उससे हमें जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। उसका जवाब मैं क्या दूंगा? मैंने मुकदमा कराया नहीं। अब क्या उम्मीद की जाए कि आप चैनल चालू कर चुके हैं, आप भी पूछेंगे क्या सवाल? नहीं, मेरा जो चैनल है, मेरा वो नहीं है कि मैं जाके लोग अधिकारियों से सवाल जवाब करूं। मेरा मकसद सिर्फ एक है, मैं सिर्फ जो बातें पब्लिक को सरकार की योजनाओं के बारे में जो जानकारी नहीं होगी उन योजनाओं की जानकारी देना मेरा मकसद है। सरकार की योजनाओं में जो लाभकारी चीजें उसे जनता तक पहुंचाना मेरा मकसद है। जो अधिकारी जनहित में चलने वाली योजनाओं को ठीक से क्रियान्वयन नहीं करेगा उसको उजागर करना मेरा मकसद है। मेरे चैनल पे आप कभी भी कोई निगेटिव समाचार नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूं। मुझे निगेटिव कोई काम नहीं करना है, मैं पॉजिटिव वर्क को दिखाना चाहता हूं। जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई गुम हो जाता है, बच्चा गुम हो गया, किसी बच्ची गुम हो गई, हम उसको वीडियो चलाते हैं और आप देखते हैं कि दूसरा दिन होता है, होते होते पता चल जाता है। क्योंकि हमारे में नेटवर्क में लाखों लोग
हैं और लाखों लोग उसको शेयर करते हैं, तो पूरे देश के किसी भी हिस्से में जाना हो तो बातें पहुंच जाती हैं। तो हमारा ये मतलब नहीं है फहद भाई कि मैं चैनल चलाऊंगा और पत्रकार बन जाऊंगा, और हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि मुझे एक बात ये समझ में आ गई कि ये अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, इसके माध्यम से मैं देश की बेहतर सेवा कर सकता हूँ, समाज की बेहतर सेवा कर सकता हूँ, तो मैंने एक काम शुरू किया है। तो लेकिन अभी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर आपकी चेयरमैनी आ जाएगी तो उस समय आप क्या करेंगे? कर दिया जाएगा तो ये काम सब जारी रहेगा? नहीं, चेयरमैनी आ जाएगी तो मैं और बेहतर संसाधन के साथ मैदान में उतरूंगा, मैं स्टूडियो बनाऊंगा, मैं बढ़िया से और इसको चलाऊंगा, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ूंगा, मैं टीम बना के काम करूंगा, लेकिन ये काम तो मैं बंद नहीं करूंगा। ये तो मुझे बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है और जिसका सकारात्मक संकेत भी मुझको मिल रहा है, तो मैं ये काम तो बंद नहीं करूंगा, मैं ये काम करता रहूंगा। लेकिन ये कि जैसे जैसे मेरे पास सुविधाएं होती जाएंगी, लोगों का सहयोग मिलता जाएगा, तो मैं इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाऊंगा। और मेरा ये है कि मैं एक अच्छा स्टूडियो बनाऊं जिसमें लोगों की बातें आके रिकॉर्ड हो, जिसमें लोग बुलाए जाएं, जैसे लिटरेचर पे कभी उसमें कार्यक्रम हो जाए, कभी हम देश पे कार्यक्रम करेंगे, कभी कोई योजना चल रही है उस पर हम कार्यक्रम करेंगे, कभी हम उसमें अधिकारियों को भी बुलाएंगे, कभी आप जैसे पत्रकारों को भी बुलाएंगे हम। लेकिन पूरे के पीछे हमारा मकसद ये है कि जनता में जागरूकता पैदा करना, अधिकारियों पर थोड़ा जनता के सेवा के लिए दबाव बनाना, हमारा बस इतना ही मकसद है। हम किसी निगेटिव खबर में नहीं जाने वाले। एक बड़ा खास सवाल, आप इंटरव्यू लेते भी इंटरव्यू देते भी हैं, दोनों में फर्क क्या लगा आपको? देखिए, दोनों मुश्किल काम है। मैं 20-25 साल से मेरे दोस्त अहबाब जितने हैं और पुराने विनय जायसवाल से आप कभी मिलिएगा तो बताएंगे कि वो रिटायरमेंट पे आ गए, और बहुत सारे लोग 20-25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लोगों के साथ मेरे बड़े मरासिम अच्छे रहते हैं, वैसे पत्रकारों से अब बहुत कुछ सीखा है मैंने। और जो कुछ भी आज मुझको थोड़ी शोध मिल है तो उन्हीं पत्रकारों के साथ उठने बैठने से मुझको इतनी जानकारी दी है, और आज भी मुझको कुछ जानकारी नहीं, बहुत थोड़ी जानकारी पे काम चला रहे हैं। लेकिन ये कि जब मैं करूँगा तो मुझे जानकारी बढ़ती चली जाएगी। अभी जब हम बोलते हैं तो लगता है, जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ी गलतियाँ उसमें दिखती हैं, सवाल पूछना हो तो अक्सर दिमाग चकरा जाता है। लेकिन ये कि वो चीज़ें करने से आती हैं, धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो इस बात को सीखेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि इस जितने दिनों से 2-4-6 महीने में मेरा पोर्टल चला है, तो कि किसी भी से अगर बात करनी हो तो आप स्टडी पहले करिए, पहले उस मैटर पे, जिस मैटर पे आपको बात करना है उस मैटर पे आपको जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए, और जिससे आप सवाल पूछें आपके मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा सवाल पूछें कि जवाब में फंस जाए, बल्कि आप उससे ऐसे सवाल पूछिए कि जिसका जवाब उसके पास हो मगर वो कह ना पा रहा हो, तो आप सवालों के जरिए से उसको जवाब फराहम करिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, सोच अच्छी आपकी। जैसा भी आपने देखा कि पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब, और अपने आप को तो कहने कि हम पत्रकार नहीं, लेकिन वास्तव में पत्रकारिता का सारा गुण भी है और अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। और उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन होने के बाद भी आप इस काम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप जिस पद मैं एमपीएमएलए हो जाऊं तो भी नहीं छोड़ूंगा। यानी इरादा इसका भी है? ये तो चलता ही रहेगा, ये नहीं बनता। नहीं, एमपीएमएलए का भी इरादा है? वो तो समय आने के बाद, हम तो एमपी का चुनाव लड़ चुके, एमएलए लड़ चुके, चेयरमैन लड़ चुके, बन चुके, सभासद बन चुके, हम कौन चुनाव तो कोई छूटा ही नहीं है उसे। अच्छा, कि अगर किसी के नाम पर किसी ऐसे आदमी का उत्पीड़न हो तो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ कि आप किसी को भी किसी से भी जोड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। जैसे आजकल मुद्दा चल रहा है, बहुत सारे जो शहर के बिजनेसमैन हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका नाम ले लेके कुछ लोग दुनिया भर का बवाल कर रहे हैं, तो ये सब ठीक बात नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कौन, एक महासभा है, कोई देवेंद्र सिंह है, विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू महासंघ, उनकी तरफ से मैंने सोशल मीडिया में देखा बहुत घर उगला जा रहा है, तो ये सब बहुत गलत है ना। ये देखना चाहिए इनको, तमाम शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका पूरा इतिहास है बेहतरीन काम करने का, लोगों की सेवा करने का, लोगों के चलने का, जो बिजनेस करके सरकार को जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बड़े बड़े इनकम टैक्स देने वाले हैं, उन सारे लोगों का नाम लेकर सोशल मीडिया में आप बदनाम करेंगे और यहाँ प्रशासन तमाशाई बना बैठा हुआ, तो गलत बात है ना। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप लोग कब कोई महास छेड़ेंगे इसके खिलाफ? नहीं, महाज क्या छेड़ना, हम लोग बातचीत चल रही है, हम लोग देंगे, डीएमएसपी साहब से मिलने वाले हम लोग हैं, जल्दी मिलेंगे और मिलकर उनके सामने ही बात रखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और भी कार्रवाई किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन कोई इज्जत से खिलवाड़ करेगा यहाँ के जिम्मेदार लोगों की, और वो भी धर्म का नाम लेके, ये गलत बात है ना। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं,
ताना बाने का कारोबार है यहाँ। और ताना बाना, साड़ी बनाने वाला कोई और है, साड़ी खरीदने वाला कोई और है, धागा बेचने वाला कोई और है, व्यापारी कोई और है, आड़तिया कोई और है। तो हम लोग तो सब मिलजुल के यहाँ काम करते हैं। और आपने किसी एक खास वर्ग को निशाना बना के अगर यहाँ टकराव की स्थिति जो लोग पैदा करते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ और सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आपने देखा भी कि हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन श्री जमाल साहब मौजूद थे, काफी खट्टी मीठी और अच्छी बातों के साथ उनके साथ काफी लंबा समय बीत गया और पता भी नहीं चला कब इतना अच्छा इतना लंबा समय बीत गया। और फिर हम आपको ऐसी ही ताज़ी और खास खबरों के साथ फिर कभी मुलाकात करेंगे श्री जमाल साहब से। तब तक के लिए धन्यवाद।